1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 90% से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11, माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन संख्या 1 और 2 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति दी जाए। प्रश्न ये है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन से सभा सहमत है। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन सभा सहमत हुई। आइटम नंबर 12 और 13 को एक साथ सभा में लिया जा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी। हाँ, बोलिए। This type of bill, when you are bringing it to the House, at least the members has to have the power to give amendments. Yesterday, what happened, sir? This bill has been brought into the notice of member only afternoon, around afternoon. Then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to go. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके, आप सुनिए। आप बैठिए, एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को
हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्रन जी, आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 615. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir, even the House do not have the authority to make wait, you can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this Parliament, even this Lok Sabha, this August House, do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the administrability of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree, sir, I do agree with you. The government has the power. The minister has the power. The minister has the power to move amendments, and also they can recommend. Joint Parliamentary Committee can recommend, but they cannot come with new provisions as a newly drafted bill for which there is no right. Okay. Sir, I'm quoting colon sector. Very important. पढ़ लिया आपका, मैं व्यवस्था दे रहा हूं, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे। हो गया वो, मैं व्यवस्था दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे, फिर व्यवस्था। माननीय इनको पढ़ लें दो पूरा, एक मिनट इनको पढ़ लें दो। हाँ, पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो। Sir, हाँ। Sir, colon sector, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee may include instruction to the committee to consider matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill, whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee they have acted, for which I am seeking a ruling. आप बात खत्म करें। माननीय गृह मंत्री जी, आप बैठिए। ऐसा नहीं चलेगा माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया, प्लीज बैठिए आप। बैठिए। माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और
आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई? आप जब विधेयक पर चर्चा हो तो सबको मौका दूंगा। अभी 0 ओवर पर मानने के मैं इस पर अपनी व्यवस्था देता हूं। माननीय सदस्यगण श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और शब्दों द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। श्री किरण रिजिजू जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए एक मिनट किरण जी, एक मिनट श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें। आप बोल रहे थे ना? हाँ, under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके, माननीय मंत्री जी अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा
कभी भी इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है
या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं, उसका प्रावधान पहले बार हुए हैं। और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। यह प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे, और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008